नमस्कार दोस्तों। सेहत, इसके मायने बीते 2 सालों ने पूरी दुनिया को समझाए हैं। यूं तो हम सेहत के मायने हमेशा जानते रहे हैं, जान है तो जहान है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब जो सेहत और खैरियत की चिंता हुई है बीते 2 सालों में, वो शायद पहले कभी नहीं थी। बात सिर्फ कोविड-19 या पोस्ट कोविड एरा की नहीं है, बात है उन खतरनाक बीमारियों की भी जिनकी रोकथाम या जिनके उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं। खबर खैरियत की हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन बीमारियों की जिनको लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि हम इन्हें खत्म करें। इन्हें खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मानव सभ्यता में सबसे बड़ा खतरा कुछ रहा है तो वो यही बैक्टीरिया, वायरस और इनसे पनपने वाली खतरनाक बीमारियां रही हैं। एक ऐसी ही बीमारी जो सैकड़ों सालों से सुनी जा रही है या जिसकी रोकथाम के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, उसका नाम है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका नाम सुनकर भी आज भी रूह कांप जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में पूरी जानकारियों के लिए आज मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है और बहुत खुशी की बात है कि अलग अलग विधाओं की चिकित्सा से, चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी चिकित्सा हो या एलोपैथी हो, हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या इस मर्ज के इलाज हैं, कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है और कैसे अपनों को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तारुफ करा देता हूं जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका। मेरे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर रोहित सरीन जी मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं और एडवाइज़र हैं इस वक्त टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसके। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है, क्योंकि सरकार की ये जो योजना है या सरकार की ये जो कोशिश है, इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है और हमें जानने को मिलेगा कि किस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि उन्मूलन हो टीबी का पूरी तरह से। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद फाजिल भी मौजूद हैं। यूनानी चिकित्सा का अपना महत्व है, लाइफस्टाइल से जनरेटेड बीमारियां हैं, ऐसे में यूनानी चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण है, वो कैसे टीबी को एड्रेस करती है, इस पर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल आपको जानकारी देंगे, जो कि इंचार्ज हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हाकिम अजमल खान इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत आपका भी स्वागत करता हूं। और आयुर्वेद, जो कि इस देश की जड़ में है, आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जब लाइफस्टाइल की बात हो रही है, 70 से 80% बीमारियों की जड़ में लाइफस्टाइल दिखाई दे रहा है, आयुर्वेद वहां बहुत महत्व का हो जाता है और पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में आरएवी जो संस्थान है उसके साथ डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं। और आयुर्वेद किस तरह से टीबी की इस परेशानी को एड्रेस करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सर, आप लोगों से बातचीत शुरू करें उससे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस है क्या भला, कितनी खतरनाक बीमारी है। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने दर्शकों के लिए बनाई है, तो पहले उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं और उसके बाद में ये बातचीत शुरू करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से दुनिया में तकरीबन 15 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो देते हैं। WHO के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ साल 2018 में ही इस बीमारी से तकरीबन 1 करोड़ लोग मुतासिर हुए। भारत सरकार हर साल तकरीबन 17 करोड़ रुपए इस बीमारी की रोकथाम पर खर्च कर रही है। बावजूद इसके हर साल तकरीबन 4 लाख हिंदुस्तानियों की मौत इस बीमारी की वजह से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लाइलाज है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। आज मेडिकल साइंस के शोबे में इंतहाई तरक्की हो चुकी है और इस बीमारी का इलाज और रोकथाम मुमकिन है। बस जरूरत है वक्त पर जांच और सही इलाज मिलने की। कुछ जानकारियां तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको मिल गई होंगी कि ट्यूबरकुलोसिस कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। डॉक्टर सरीन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार इस बीमारी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है भारत की, उस से जुड़े हुए हैं। ये बताएं कि किस तरीके से टीबी जो है वो हमारे यहाँ लगातार फैलता गया, या ये भी कहा जाता है कि भारत जो है पूरी दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो वो टीबी के मामले में सबसे खतरनाक मौके पर खड़ा हुआ है, या सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब हमारे लिए टीबी बनी हुई है। ऐसा क्यों है और क्या आंकड़े कहते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। देखिए, टीबी एक देश में एक प्रमुख बीमारी है और इस बीमारी
के लगातार होने का जो मुख्य कारण ये है कि ये एक टीबी मरीज से आम जनता में फैलती है। और ये क्यों फैलती है? क्योंकि अगर इस मरीज़ के डायग्नोसिस होने में देर हो जाए तो जब भी ये मरीज़ खांसता है, बोलता है, छींकता है, तो जो इसके कीटाणु हैं ये इधर उधर फैलते हैं और उस मरीज़ के आसपास अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो तो वो सांस द्वारा ये कीटाणु अपने लंग्स के अंदर लेता है और वहाँ से फिर बीमारी की शुरुआत होती है। अब भारत में सबसे अधिक मरीज़ हैं, लगभग अनुमान ये है कि 26 से 30 लाख के करीब टीबी के मरीज़ यहाँ पे हैं और हर साल होते हैं। अगर आप इन मरीज़ों को ढंग से डायग्नोज ना करें, जल्दी डायग्नोज ना करें, ढंग से इलाज ना हो इनका, तो ये एक मरीज़ लगभग कहते हैं कि 10 से 20 व्यक्तियों को बीमारी या इन्फेक्शन फैला सकता है। पहले इसका डायग्नोसिस भी मुश्किल था, दवाइयाँ भी कम थी, इलाज भी बहुत लंबा था। परंतु अब कुछ सालों से ये देखने में आया है कि हमारे पास बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिससे हम बहुत शीघ्र ही इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी ये मरीज़ खांसी करता हुआ आ रहा है इसे टीबी है या कोई अन्य और बीमारी है। और इतना ही नहीं, हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो टीबी है ये साधारण दवाइयों से ठीक होगी या ये ड्रग रेजिस्टेंट है और इसके लिए हमको और अन्य दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। इसकी डायग्नोसिस और इसको लेकर किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इन पर भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि टीबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मुझे लगता है कि हमें 2 एपिसोड्स में उसको संभालना पड़ेगा। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीबी है क्या, उसको डायग्नोस कैसे किया जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कितनी खतरनाक हो सकती है, और ये संक्रामक बीमारी है, इसीलिए जिसे टीबी है उसके साथ में रहने वाले या आसपास के लोग भी किस तरह खतरे में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ये ऐसा वायरस है जिसका साइलेंट करियर कोई भी हो सकता है, क्योंकि लेटेंट एक्टिविटी हमेशा से टीबी के वायरस की रही है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरीके से किसी में भी ये सिम्टम आ सकते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आयुर्वेद किस तरह से एड्रेस कर रहा है टीबी की इस बीमारी को? आयुर्वेद के पास क्या इलाज है? क्योंकि जब भी टीबी की बात होती है तो डायग्नोसिस, उसके लिए जैसे आधुनिक उपचार की बात डॉक्टर सरीन कह रहे हैं, उनकी बात, क्या आयुर्वेद ने भी इस पर कुछ काम किया है और आयुर्वेद किस तरह से टीबी के मरीजों का इलाज कर रहा है? देखिए, अगर आयुर्वेद की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस को जो आयुर्वेद कहता है, ट्यूबरक्लोसिस को एक समग्र रूप में आयुर्वेद देखता है और हम उसको राजक्षमा कहते हैं। आयुर्वेद में ट्यूबरक्लोसिस को जो सिनोनिम्स कहिए या क्लोजली जो है वो राजक्षमा है, नंबर 1। और इसको डिस्क्रिप्शन जो हमारे कंटेम्प्रेरी साइंस की जो दवाएं हैं वो मुझे लगता है 1940, 1930 या 1900 के आसपास से वो तमाम एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक इंटरवेंशन शुरू हुआ जी। और इस बीमारी का जो रेफरेंस है, इस बीमारी का जो निदान है या इस बीमारी के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं वो अर्ली राइटिंग्स के हैं। ओके। वो अर्ली राइटिंग्स, आप अर्लीस्ट राइटिंग देखें वेदों के, ऋग्वेद में रेफरेंसेस आए हैं। इवन उसके बाद आए तो 500 BC, 1000 BC चरक संहिता एक हमारी एक बुक होती है, उसमें अच्छे से डिस्क्रिप्शन है राजक्षमा में। और इट नॉट टेक्स ओनली राजक्षमा एज अ ट्यूबरक्लोसिस, बट द ग्रुप ऑफ द कंप्लेंट्स को हम राजक्षमा देखते हैं। उसमें शोष भी है, उसमें राजक्षमा भी है, उसमें पापमा भी, अलग अलग सिनोनिम्स के द्वारा समझा गया है। और उसमें बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे उसके लक्षण हैं, किन कारणों से होता है, डॉक्टर साहब ने अच्छा बताया। वायर जैसे आप भी जानते हैं, अब डायग्नोस हुआ है, मायोबैक्टम ट्यूबरकुलाई है। आयुर्वेद भी बहुत से चीज़ों के जो निदान हमारे यहाँ कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कॉजेटिव फैक्टर, तो उसमें कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। बेसिकली 4 कॉजेटिव फैक्टर हम मानते हैं। एक तो ये है कि अथवा, अगर संस्कृत की अथवा बल आरंभ जिसको कहते हैं, मतलब अपनी पावर से ज़्यादा एक्सर्शन करना, अपनी पावर से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत रिगरस स्ट्रेनिंग करना, ओवर इंडल्जेंस इन ए सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ओवर इंडल्जेंस इन ए फिजिकल एक्सरसाइज, एक ये कॉजेज़ बताए। इम्प्रॉपर, जानते हैं आयुर्वेद का फोकस
मोस्टली जो रहा है, बेसिकली जो रहा है, वो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एस्पेक्ट पे रहा है। और वी फोकस ऑन इंटायरली, नॉट एक डिजीज़, एक समग्र चिकित्सा की हम बात करते हैं, तो होलिस्टिक वे में अंडरस्टैंडिंग भी हमारी होती है। ये इसमें जब टीबी को हम आधुनिक भाषा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि इसके बारे में ऋग्वेद में, चरक संहिता में बहुत पहले से जानकारी मिलती है और बड़ा दिलचस्प रहेगा इसको जानना, और थोड़ा विस्तार में जानेंगे। लेकिन जब टीबी की बात होती है, जैसे अभी मान लीजिए कोविड का समय चल रहा है, तो हम सब जानते हैं कि ये पल्मोनरी परेशानी है या फेफड़ों की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन जब बात टीबी की होती है तो ये दिमाग का भी होता है, ये फेफड़ों का भी होता है, ये शरीर के हर अंग का होता है। ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि एग्जैक्टली ये किस चीज़ की टीबी चल रही है। तो बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि टीबी है किस चीज़ का रोग। ये हर चीज़ का रोग है, जैसे कि आपने बताया। तो ये इसका मतलब है कि पहले से भी भारतीय आयुर्वेद में, भारतीय शास्त्रों में इसको एड्रेस किया गया है। मैं डॉक्टर फाजिल आपसे जानना चाहूँगा कि यूनानी किस मेडिसिन जो हैं या आपकी जो पद्धति है वो किस तरह से टीबी को देखती है, और उसके इलाज भी क्या जैसे आयुर्वेद में पहले से हैं, या मॉडर्न साइंस जिस तरह से अब रिसर्च वगैरह कर रहा है, आप लोगों ने किस तरह की रिसर्च की है इस पर? देखिए, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस आज सभी को मालूम है कि एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो इसकी जिक्र जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर बहुत अर्ली राइटिंग्स में, हमारे यूनानी सिस्टम के जो लिटरेचर्स हैं उनमें मिलता है। 460 BC के में जो हिपोक्रेट एक फिलासफर और डॉक्टर गुजरे हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, उन्होंने अपने राइटिंग्स में इसको बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने इसको दो तरह से, एक तो सिल बोलते हैं यूनानी टर्म्स में, और एक बोलते हैं दिक। आमतौर से जो आपने आम ज़बान में सुना होगा, लोग पहले कहते थे कि तपेदिक होता है। तो इसमें जो ट्यूबरकुलर फीवर होता है उसको ख़ास तौर से तपेदिक बोलते हैं। और उस वक्त भी इस ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ के बारे में उनकी जो हमारे यूनानी स्कॉलर्स थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि उन्होंने उसके सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से उसके नाम को भी, उनका नामनक्लेचर किया था। जैसे दिक के बारे में जो दिक टर्म्स है, ये जब लंग्स के अंदर अगर अल्सरेशन हो जाता था उसको दिक मतलब उन्होंने उसको लेबल किया है। इसका मतलब यह है कि ये हुआ कि इन अर्ली डेज के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस की सारी सिम्टोमेटोलॉजी, उसके कॉजेटिव फैक्टर का पूरा उनको ज्ञान था और उसको समझते थे। आज जब हम देखते हैं कि जब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस खास तौर से जब उसके अंदर अल्सरेशन होता है तो उसके अंदर हेमेटोसिस होती है और ये एडवांस स्टेज में होता है, तो उस वक्त भी उन लोगों को इन चीज़ों का पूरा ज्ञान था। उस समय एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हमारे यूनानी स्कॉलर्स की थी कि जो लोग ट्यूबरकुलोसिस के मरीज होते हैं उनसे एक दूरी बना करके, मतलब उनसे काफ़ी मिक्सअप होकर न रहा जाए। संक्रामक रोग है, लोगों को फैलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के पास थी। और इसी तरीके से उनका ये भी मानना था कि जब ये मौसम, सर्दी का मौसम आता है तो इसकी इंसिडेंस और बढ़ जाती है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब लोग सर्दी का दिन का मौसम आता है तो उसमें लोग आप एक दूसरे से करीब रहने, घरों में जब अंदर इंडोर लोग ज़्यादा होने लगते हैं तो उससे इसकी संक्रामकता जो है बढ़ जाती है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक बात तो तय हो गई कि इस भारत भूमि पर इस बीमारी या इसके जो सिम्टम्स हैं उसको लेकर बहुत पहले से काम होता रहा है। तो किस तरह का काम होता रहा है, क्या इलाज रहे हैं, इन पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन डॉक्टर सरीन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस, जैसा अभी मैं एक सवाल कर रहा था, वो बड़ा गंभीर सवाल है कि ये किस चीज़ की बीमारी है, समझ ही नहीं आता। ये ओवरऑल इम्यून सिस्टम पर असर करती है, महिलाओं की फर्टिलिटी से लेकर, आपके फेफड़ों से लेकर, आपके ब्रेन से लेकर, लोग पागल तक हो जाते हैं, इस तरह की सिम्टम्स भी सामने आते हैं। किस तरह की बीमारी है ये एग्जैक्टली, और किस चीज़ की बीमारी है? देखिए, टीबी का जो कीटाणु है ये एक बैक्टीरिया है, मतलब वायरस नहीं है। जैसे कोविड का तो वायरस है, पर टीबी का जो कीटाणु है वो बैक्टीरिया है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, और ये सांस द्वारा हमारे शरीर के अंदर आता है और लंग्स में ये घर कर लेता है। अब जिस व्यक्ति का एक इम्यून सिस्टम ठीक है तो वो तो वहाँ तो ये बैक्टीरिया अपना सोता रहता है, डॉर्मेंट स्टेज में रहता है और उसको कोई लक्षण नहीं आते हैं। परंतु अगर शरीर का इम्यूनिटी किसी वजह से भी, चाहे वो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, चाहे वो HIV की बीमारी है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो आज के रोज़मर्रा की भाग दौड़ है, टेंशन है, स्ट्रेस है,
इसकी वजह से जब इंसान की इम्यून सिस्टम कम होता है तो ये जो कीटाणु है ये एकदम हावी हो जाता है शरीर पे और फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, 1 से 2, 2 से ऐसे करके सैकड़ों कीटाणु आपके शरीर में रहने लगते हैं और आपके लंग्स को अंदर से खाने लगते हैं। इस करके इसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं और अधिकतर लोगों में पल्मोनरी टीबी ही होता है। 80 से 85% लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम या लंग्स की प्रॉब्लम होती है। या खांसी को जैसे आमतौर पर हम सिम्टम के तौर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, वो चाहे सूखी हो चाहे गीली खांसी हो, तो हम कहते हैं कि कहीं टीबी तो नहीं है, उसका चेकअप। बिल्कुल, क्योंकि जब लंग्स में मेन प्रॉब्लम जो है वो शरीर के फेफड़ों में है तो इस करके जो भी लक्षण हैं वो फेफड़ों से संबंधित रहते हैं। जैसे कि खांसी हो गई, खून आना हो गया, बलगम आ रही है, बलगम पीले रंग की आ रही है, सांस फूलने लगता है, तो ये जितने भी लक्षण हैं ये फेफड़ों के लक्षण हैं, फेफड़ों की बीमारी के लक्षण हैं। तो जब टीबी फेफड़ों में रहती है, अधिकतर जैसे मैंने बताया 80 से 85% लोगों में जिनको टीबी है वो फेफड़ों की ही टीबी है। परंतु जैसे आपने कहा कि टीबी किसी भी शरीर के अंग में हो सकती है, दिमाग में होती है, हाथों में होती है, घुटनों में होगी, बोन्स में होगी, मसल्स में होगी, पेट की होगी, कहीं की भी टीबी हो सकती है। एक बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है और ये शरीर आपकी इम्यूनिटी पर तो असर डालता ही है, साथ ही साथ शरीर के किसी भी अंग पर ये अपना एंटी इफेक्ट डाल सकता है या उसको रोगग्रस्त कर सकता है। अब डायग्नोसिस की ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि ये एपिसोड जो है हम टीबी को थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि ये टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है। डायग्नोसिस के कुछ तरीके हैं, जो आधुनिक तरीके हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं और कुछ हम डॉक्टर सरीन से पूछेंगे भी। आयुर्वेद किस तरह से सिम्टम्स को देखता है? क्या सिर्फ सिम्टोमेटिक ही टीबी को ऑब्जर्व किया जाता है या कुछ और तरीके आपके पास होते हैं? जिससे हमारे पास 2-3 तरीके हैं जी, मतलब 1-2-3 तरीके इसमें हैं कि जो हमारे क्लासिकल रेफरेंसेस हैं जिनमें है, एक हमारा होता है, हम जो है प्रोड्रोमल साइंस सिम्टम कहते हैं, जिसको कहते हैं पूर्व रूप। अगर हम अपनी संस्कृत, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टेक्स्ट है ना वो संस्कृत में, तो कहीं ना कहीं संस्कृत वर्ड आते रहेंगे हमारे डिस्कशन में। उसमें क्या है कि वो कहते हैं, वो है सब्जेक्ट वाइज, पेशेंट वाइज देखते हैं कि अगर उस पेशेंट को प्रतिशाय हम एक कहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार उसको बहुत दिनों से सर्दी जुकाम नज़ल आ रहा है, एक तो प्रतिशाय माने जो हम उसको, हमारा थोड़ा सिस्टम में ये होता है कि हर डिजीज़ को भी मान कि एक इंडिकेशन देती है बीमारी, जिसको पूर्व रूप या प्रोड्रोमल साइन कहते हैं, तो उसको पहले प्रतिशाय होगा, उसको एक मंद ज्वर, जो कि बाद में ट्यूबरकुलोसिस में भी कंटेम्प्रेरी साइंस में भी आया कि उसको मंद ज्वर लिखा है, वो 1000 ईयर बैक। देखिए ब्यूटी क्या है कि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आज के तो तमाम इन्वेस्टिगेशन से मेथड हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये उस समय की किताबों की लिखी बातें हैं। चरक संहिता 1000 क्राइस्ट के भी पहले की है, जहाँ की एक्सरे भूल जाइए, ब्लड टेस्ट भूल जाइए, आप कुछ भी इस तरह की जो इन्वेस्टिगेटरी टूल हैं भूल जाइए, लेकिन इट वाज सो ऑब्जर्वेशनल साइंस, सो स्ट्रॉन्ग कि देखिए वो कहते हैं कि मंद ज्वर होगा, दौरबल्ले जो कि ट्यूबरकुलोसिस में हम आज भी मानते हैं कि वीकनेस आएगी, तो पहले हम इसको मानते हैं। और उसमें थोड़ा सा वहाँ पे क्लासिकल वे में और भी गए हैं कि नहीं, उसको मेंटल साइंस को भी माना है कि अगर उस आदमी सोता है, एक ट्यूबरकुलोसिस का आदमी सोता है, तो इसको मेंटल जो वेव्स हैं, इस तरह के वो सपने देखता है, इस तरह की चीज़ों से उसके जो मेंटल स्टेटस है वो साइकोलॉजिकल मेंटल एस्पेक्ट को जो मानसिक विधा है समझने की, वो भी बताया है। साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस बलगम का जो है जिसको आप बोलते हैं कफ के बारे में भी बताया है कि उसमें डंडाणु हैं। तो पूरा जैसे यहाँ लिखा है कि पीतवर्ण, हमारे यहाँ बड़ा क्लियर लिखा है चरक में कि पीतवर्ण का कफ आ रहा है। डेफिनेटली उस समय अल्ट्रासाउंड नहीं था। पीतवर्ण का अगर कफ है और लगातार आ रहा है और दिन के इतने फेजेस में आ रहा है, साथ साथ जब मैंने बताया टीबी के 4 कॉजेज में वजन बहुत तेजी से गिरता है, भूख लगना अभी आ रहा हूँ क्षुब्धानाश, वो बड़े बड़े क्लासिकल साइन है, 4 वाले 3 वाले साइन हैं, 6 वाले साइन है, 11, देखिए पुराने कितने क्लासिकल वे में, पहले 3 वाला। ट्यूबरकुलोसिस जो आयुर्वेद समझता है ना, इट इज एक कलेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स विच अकर्स। वेट लॉस भी है, इवन डॉक्टर साहब भी उसको इंडोर्स करेंगे कि लेटेंट स्टेज में अतिसार जिसको कहते हैं, डायरियल भी आता है, डिस्निया भी आता है, सांस भी आती है, इवन लिखा है कफ में रक्त छींटे, ये शास्त्र में लिखा है कि ब्लड में स्प्यूटम, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो वो तमाम चीज़ें दे रखी हैं और उन्हीं तमाम के हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस ये भी दिया है कि कितने दिन तक ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब आपको मैं बताऊं, लिखा है क्लियर चरक संहिता की 1000 डेट्स तक आप वेट एंड वॉच कीजिए ठीक होने के बाद भी।
1000 डेज माने 3 साल तक, जो आप कह रहे थे लेटेंट पड़ा था, ट्रीटमेंट होने के 3 साल तक आप वेट कीजिए। अगर उसके बाद तक मरीज को नहीं होता तो देन यू आर फ्री कि हाँ टीबी ठीक हो गया। इवन मतलब किसी भी समय इसकी वापसी हो सकती है। ये ऑब्जर्वेशनल साइंस आपको 1000 पुराना कहता है, आज का साइंस और कुछ ऐसा ही पुरानी यूनानी पद्धति भी है। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि किस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और सिम्टम्स तो मुझे लगता है चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, वो तो बीमारी को देखना, उसको बताने का तरीका, उसकी भाषा अलग हो सकती है। बट कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे कि ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं? देखिए अर्ली स्टेज से जैसा कि डिजीज रही है तो उसका डायग्नोसिस का तरीका भी हमारे पुराने जो यूनानी चिकित्सा पद्धति के विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके पास रहा है। और इसके अंदर ख़ास तौर से जो इसके सिम्टम्स को बताया गया है, उसके पहले अगर आप आएँ तो इस वक्त जो है मॉडर्न साइंस में हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो उस समय भी जब आज के हज़ारों साल पहले जब यूनानी चिकित्सा पद्धति के विद्वान जब इस पर काम करते थे और इस डिजीज़ को समझने की कोशिश किया तो उन्होंने इसके हिस्ट्री को भी बड़ी अहमियत दी। उन्होंने साफ लिखा है कि अगर किसी आदमी को रेस्पिरेटरी इलनेस 40 दिन से ज़्यादा हो गए हों, अगर किसी को निमोनिया, प्लूरिसी और दूसरी रेस्पिरेटरी इलनेस अगर 40 रोज से कंटिन्यूस ज़्यादा हो गए हैं तो उसको मैक्सिमम चांस है कि वो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर प्रोलॉन्ग इलनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर किसी को है तो वो उसको उसमें जाने का खतरा रहता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो फीवर का नेचर है वो फीवर किस तरीके से आ रहा है। तो इसके अंदर एक आम जबान में कहा गया कि एक महीन बुखार, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मंद ज्वर, तो उसी तरह से महीन बुखार, बहुत लो ग्रेड का फीवर जो एक क्लासिकल अपना ट्यूबरकुलोसिस की छाप छोड़ता है और वो शाम को होता है, तो उसके इस तरह का फीवर मिलता है। तीसरी चीज़ ये कि आदमी उसके अंदर बिल्कुल लागर होता है, खाने पीने से उसकी इच्छा चली जाती है और जो खाता पीता है वो भी शरीर में उसके लगता नहीं है और दूसरी तरह के मर्ज भी उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। तो इन तमाम अगर कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स को अगर हम करते हैं, अगर एड्रेस करते हैं और असेस करते हैं तो उससे हम ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल उस टाइम हमारे यहाँ जो हमारे यूनानी चिकित्सा पद्धति के जो जानकार थे उनके यहाँ नब्ज से वो डायग्नोसिस बनाते थे। तो इसके अंदर एक क्लासिकल मतलब नब्ज की फीलिंग होती थी, जो कि जाहिर है कि उस समय हमारे पास अल्ट्रासाउंड और या एक्सरे ये नहीं होता था। तो इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से तो वो करते थे, तो नब्ज के ज़रिए से, हिस्ट्री के ज़रिए से और कई बार जो यूरिन का कलर देख करके भी इनके हम डायग्नोसिस बनाते थे। और ख़ास तौर से जब अगर एडवांस स्टेज में है तो हमारे यहाँ भी लिटरेचर में ये मौजूद है कि उनके खांसी में खून की आमेदिश होगी, मतलब खून थूक के ज़रिए से खून निकलेगा। तो इन तमाम बुनियादों पर हम यूनानी चिकित्सा पद्धति में ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस बनाते थे। बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं डॉक्टर सरीन, और सिम्टम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सी बीमारी है, क्या है, मतलब अगर सिम्टमेटिक तरीके से जाएं। इसीलिए अब हम देखते हैं कि लैब साइंसेज जो हैं उन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और इस तरह की जांचें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। किस तरह की जांच है जो प्रेफरेबली करवाई जाती हैं और कितने समय में इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है? टीबी को लेकर कितनी एक्यूरेट जांच होती है, क्योंकि बड़ी कंफ्यूज करने वाली बीमारी है। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि इसका जो मुख्य लक्षण है वो लक्षण खांसी का आता है और बलगम का आता है, क्योंकि ये फेफड़े की बीमारी है अधिकतर मरीजों में। तो और ये भी हम जानते हैं कि भाई ये एक कीटाणु द्वारा होता है, जैसे कि पहले तो नहीं मालूम था। पहले तो जैसे हमारे कोलीग्स ने बताया कि ये जो सिम्टमेटोलॉजी है इसके आधार पे ही, लक्षणों के आधार पे ही अनुमान लगाया जाता था कि इस मरीज को ये बीमारी है। और जो इन्होंने लक्षण बताए ये बिल्कुल सही है, ये एलोपैथिक साइंस में भी यही लक्षणों की बात होती है। परंतु इससे आगे जब हम चलें तो इसका जो कीटाणु है 1882 में डिस्कवर हुआ था, रॉबर्ट कॉक ने डिस्कवर किया था और उसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो अगर हम बलगम में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाई ये टीबी की बीमारी है। और वो कैसे हम देखते हैं तो बलगम को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक ट्रीटमेंट करके देखते हैं। तो अगर वहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे कीटाणु नज़र आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये तो टीबी के कीटाणु हैं और टीबी है। परंतु अब हर किसी में तो कीटाणु नज़र नहीं आ रहे हैं, लक्षण उसको वही हैं, लंबे अरसे की खांसी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई वो
40 दिन की बीमारी रही है, खांसी है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी में क्या है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी आ गया है इसका। तो कीटाणु के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हम अब कहना चाहिए उनकी जांच कर सकते हैं। तो वो एक जो टेक्नोलॉजी है ये भारत सरकार की तरफ से जगह जगह उपलब्ध है, प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध है, पब्लिक सेक्टर में तो है ही, जिसको जैसे जीन एक्सपर्ट है, ट्रूनेट है, ये मशीनें हैं जो ये टेस्ट बताती हैं। और इन टेस्ट के आधार पे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि ये टीबी का कीटाणु है जो ये लक्षण पैदा कर रहा है। और अब जो टेस्ट आ रहे हैं उनसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि भाई ये किन दवाइयों से कीटाणु मरेगा, क्या साधारण दवाइयाँ देनी है या कोई अन्य दूसरी दवाइयाँ देनी है। तो ये एक मैं कहूँगा कि साइंस की वृद्धि है जो कि भाई हम ओवर द इयर्स देखने आए हैं। और पिछले 10 साल में मैं कहूँगा कि इसमें एक बहुत ही शीघ्रता आई है, ये पर्टिकुलर रिसर्च में बहुत तेज़ी आई है। ताकि भाई उससे पहले अगर हम देखें, अब बीमारी तो सैकड़ों वर्षों पुरानी है, हज़ारों वर्षों पुरानी है, परंतु ये जो साइंस ने अभी चीज़ें निकाली हैं ये कुछ ही सालों में। खैर, आप ये जो बात बता रहे हैं ये तो मुझे लगता है ये सिद्धांत हर चीज़ पर लागू होता है। पहले से इलाज होते रहे हैं, अब बेहतर होते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर डायग्नोसिस और एक्यूरेट होती चली जा रही है जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये भी सही है कि बहुत हज़ारों साल से भी, खासतौर पर भारत की जब बात होती है तो आयुर्वेद या यूनानी पद्धति की भी जब बात होती है तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम देखते हैं कि भारत में जागरूकता का एक माहौल रहा है, हमेशा से रहा है। कैसे हम टीबी से लड़ रहे हैं, क्या इलाज है ट्यूबरक्लोसिस के इस खतरनाक बीमारी के, कैसे आप खुद को और अपनों को बचा सकते हैं, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी अनुत्तरित हैं, जिनके जवाब नहीं आए हैं। तो हम अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या डायग्नोसिस से आगे बढ़कर किस तरह के इलाज किए जा सकते हैं, कैसे अपना और अपनों का ध्यान रखा जा सकता है, संक्रामक होने की वजह से किन बातों की एहतियात रखने की ज़रूरत है। इन सभी मसलों पर हम आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर सरीन आपका, डॉक्टर श्रीवास्तव आपका और डॉक्टर फाजिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाले एपिसोड में आप हमारे साथ बने रहे। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक देखते रहिए खबर खैरियत की, और आप अपने फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाएं। फीडबैक खबर खैरियत की @gmail.com पर हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम आपके प्रश्नों को भी एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।